नमस्कार। भगत सिंह, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक तस्वीर आती है ना? लेकिन उस तस्वीर के पीछे एक बहुत गहरा विचारक भी था। आज हम भगत सिंह के इन्हीं दो पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। एक वो जो क्रांति का प्रतीक बन गया, और दूसरा वो जो विचारों की दुनिया में एक क्रांति लाना चाहता था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये वाली जो छवि है भगत सिंह की, हम सबने देखी है। मतलब एक निडर नौजवान, एक स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम ही त्याग और क्रांति का दूसरा नाम बन गया है। और यही तस्वीर है जो उन्हें आज भी युवाओं के लिए एक आइकॉन बनाती है। तो ज्यादातर लोग उन्हें कैसे जानते हैं? उनके जो सबसे प्रसिद्ध काम हैं, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकना और उनका वो जोरदार नारा इनकलाब जिंदाबाद, इन्हीं चीजों से उनकी पहचान बनी। और इन कामों ने उनकी एक छवि बना दी, एक जुझारू राष्ट्रवादी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या कहानी बस इतनी ही है? इसका जवाब हमें उनके ही शब्दों में मिलता है। वो कहते थे, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। मतलब साफ है, उनका असली हथियार बम नहीं बल्कि उनका दिमाग था। उनके लिए असली क्रांति तो विचारों से शुरू होती थी। तो चलिए फिर उनकी क्रांति की जो आम समझ है उसको थोड़ा तोड़ते हैं और ये देखते हैं कि उनके लिए क्रांति का असली मतलब था क्या। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, पर इसका मकसद किसी को मारना था ही नहीं। यह कोई हिंसा नहीं थी, ये एक सोची समझी योजना थी। बमों को जानबूझकर खाली बेंचों पर फेंका गया ताकि किसी को चोट न लगे। यह हत्या की कोशिश नहीं, यह विरोध जताने का एक तरीका था। तो फिर सवाल उठता है, क्यों किया ऐसा? इसका जवाब उन्होंने खुद अपने मुकदमे के दौरान दिया। उन्होंने कहा, अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज बहुत तेज करनी होगी। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। यह एक सांकेतिक कदम था, सोए हुए देश को और बहरी हो चुकी ब्रिटिश हुकूमत को जगाने के लिए। वो चाहते थे कि उनकी आवाज पूरे देश में गूंजे। तो बात फिर वहीं आ जाती है, अगर ये सब सिर्फ हिंसा के बारे में नहीं था तो फिर उनके लिए क्रांति का मतलब क्या था? अगर क्रांति बॉम्ब और पिस्तौल से नहीं होती तो किससे होती थी? और यहां हमें उनकी क्रांति की असली परिभाषा मिलती है। देखिए, उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पाना नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा, एक पूरा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव था। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां सर्वहारा, मतलब जो मेहनत करने वाला मजदूर वर्ग है, उसकी हुकूमत हो और पूरा समाज पूंजीवाद के बंधन से मुक्त हो। एक ऐसी दुनिया जहां किसी भी तरह का शोषण हो ही ना। वो खुद कहते थे कि क्रांति शब्द को उसके लिटरल मतलब से नहीं समझना चाहिए, मतलब खून खराबा नहीं। उनके लिए ये एक पवित्र शब्द था, एक आदर्श, बेहतरी के लिए बदलाव लाने का एक जज्बा, एक सोच। अच्छा, तो ये गहरी सोच, ये आइडियाज आए कहाँ से? चलिए अब उनके इस बौद्धिक सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। खासतौर पर नास्तिकता और तर्क पर लिखे उनके जो क्रांतिकारी लेख हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जेल की सजा उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बन गई। जी हां, कैद में बिताया गया वो वक्त उनके लिए पढ़ने और लिखने का वक्त था। और वहीं उन्होंने अपना एक सबसे जरूरी लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। इसी लेख ने उनके तर्कवादी नजरिए को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो इस लेख में उन्होंने क्या कहा? उनके कुछ मुख्य सिद्धांत ये थे। पहला, कि जो भी इंसान तरक्की चाहता है उसे हर पुरानी आस्था, हर पुराने विश्वास पर सवाल उठाना होगा, उसे चुनौती देनी होगी। दूसरा, हमारी जिंदगी का गाइड, हमारा मार्गदर्शक सितारा तर्क होना चाहिए। तीसरा, सिर्फ मान लेना, अंधविश्वास, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अंधविश्वास हमारे दिमाग को कुंद कर देता है और हमें प्रतिक्रियावादी बना देता है। भगत सिंह को यह पक्का यकीन था कि भारत का भविष्य अगर कोई बदल सकता है तो वो हैं यहाँ के नौजवान। तो अब जरा देखते हैं कि युवाओं के लिए उनका वो शक्तिशाली संदेश क्या था। आखिर भारत के नौजवानों के लिए भगत सिंह का सपना क्या था? वो उनसे क्या चाहते थे? उन्होंने युवाओं के लिए कौन सी भूमिका सोची थी? उनका मानना था कि युवा ही बदलाव की असली ताकत हैं, असली ड्राइवर्स। वो ये जिम्मेदारी युवाओं को देते थे कि समाज को हर लेवल पर बदलना है। वो युवाओं को सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि बदलाव का लीडर बनाना चाहते थे। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं। उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक पूरा एक्शन प्लान दिया था। पहला कदम, हर क्षेत्र में विद्रोह करो, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक, आर्थिक या फिर धार्मिक। दूसरा कदम, किसानों और मजदूरों को एक साथ लाओ,
उन्हें संगठित करो। तीसरा, लोगों को शिक्षित करो ताकि बदलाव के लिए एक सही माहौल बन सके। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, अपने अंदर की और समाज की कमजोरियों से लड़ो। उनकी एक बात इस पूरी सोच को समेट देती है। उन्होंने कहा, हर युवा को विद्रोह करना चाहिए, हर अनुचित चीज को उन्हें त्याग देना चाहिए, भले ही उन्हें इसका अधिकार वेदों और कुरान में क्यों न मिले। सोचिए, कितना रैडिकल विचार था ये। वो चाहते थे कि युवा किसी भी किताब या परंपरा के बोझ से दबकर न रहें, बल्कि हर चीज पर सवाल कर। तो अब हम आखिर में इस बात पर आते हैं कि क्यों भगत सिंह की विरासत सिर्फ उनकी शहादत तक सीमित नहीं है, क्यों उनके विचार आज भी इतने जरूरी, इतने प्रासंगिक हैं। एक नज़र उनकी जिंदगी पर डालिए। 1907 में जन्म, 1926 में नौजवान भारत सभा बनाई, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापक बने और 1931 में महज 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। सोचिए, इतने छोटे से जीवन में उन्होंने कितना कुछ कर दिया। एक ऐसी वैचारिक विरासत वो पीछे छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। तो भगत सिंह की विरासत सिर्फ एक शहीद की विरासत नहीं है, ये एक दूरदर्शी, एक विजनरी की विरासत है। सामाजिक न्याय पर, सेक्युलरिज्म पर और आलोचनात्मक सोच पर लिखे उनके लेख आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं। और अंत में उनके ये शब्द, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते, वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। ये शब्द आज भी गूंजते हैं और हमें उनके विचारों की उस ताकत की याद दिलाते हैं जो कभी नहीं मर सकती। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या सच में विचारों को कभी मारा जा सकता है?